हेलो एवरीवन। आज की लेक्चर वीडियो में हम पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम पैमाने के प्रतिफल को समझने के पहले अनुपात और पैमाने इन दो कंसेप्ट को हम समझेंगे। कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शंस एंड स्केल को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अनुपात को समझते हैं। अनुपात क्या होता है? अनुपात का जो विचार है, अनुपात जो कंसेप्ट है, ये अल्पकालीन की समय अवधि से संबंधित है। क्योंकि अल्पकाल की समय अवधि में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों का अनुपात अल्पकाल की समय अवधि में रखा जाता है और इस अनुपात का जो संयोग होता है, उसी संयोग को अनुपात कहा जाता है। अब यहाँ पे पैमाने का अर्थ समझते हैं। एक समान अनुपात में उत्पादन के सभी साधनों में जब वृद्धि की जाती है तो उसको पैमाना कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों में एक समान अनुपात में वृद्धि किए जाने पर कुल उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल का जो संबंध होता है, ये दीर्घकाल से होता है और दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अब जो पैमाने का प्रतिफल है, उसके संबंध में कुछ मुख्य तथ्य जो हैं उसको समझ लेते हैं हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट। नंबर 1, इस नियम का जो संबंध है वह दीर्घकाल से है। नंबर 2, यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर आधारित है। नंबर 3, उत्पत्ति के सभी साधनों की मात्रा में समानुपातिक परिवर्तन किया जा सकता है, ये इसमें माना जाता है। नंबर 4, या इसको हम मान्यता भी कह सकते हैं, या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पैमाने के प्रतिफल से संबंधित है। नंबर 4, साधनों की कीमत स्थिर मानी जाती है। पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या करते समय साधनों की जो कीमत है उसको स्थिर माना जाता है। नंबर 5, उत्पादक फर्म को पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में कार्यशील माना जाता है। ये कुछ 5 मान्यताएं हैं, कुछ 5 तथ्य हैं। इनके आधार पर पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल की व्याख्या की जाती है। अब हम अनुपात और पैमाना इन दोनों कंसेप्ट को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये डायग्राम देखिए आप, इस स्क्रीन में हमने अनुपात और पैमाने से संबंधित डायग्राम को प्रेजेंट किया है। यहाँ पर हमने ओ एक्स एक्सिस पे श्रम की इकाई को और ओ वाई एक्सिस पे पूंजी की इकाइयों को दर्शाया है। यहाँ पर पूंजी की जो इकाइयाँ हैं उसको स्थिर माना गया है और श्रम की इकाइयों को परिवर्तनशील माना गया है। इस डायग्राम में हम देखें तो 3 आईपी कर्व हैं, यानी 3 समुत्पाद वक्र हैं, 3 आइसो प्रोडक्ट कर्व हैं। ये IP1, IP2 और IP3, ये 3 उत्पादन संभावना वक्र हैं, जो कि पहला वाला 100 इकाइयों को, दूसरा वाला 200 इकाइयों को और तीसरा वाला जो कर्व है ये 300 इकाइयों के उत्पादन की मात्रा को बतला रहा है। इस चित्र में हम देखें तो ओ एक्स एक्सिस के समानांतर ये P1 ये एक रेखा खींची गई है, जो कि वास्तव में ये बतलाती है कि यहाँ पर पूंजी की जो मात्रा है उसको स्थिर रखकर श्रम की इकाइयों में परिवर्तन किया गया है। इसलिए जो IP1 रेखा है, इस रेखा को अनुपात रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये स्थिर है। इसमें परिवर्तन हो रहा है किसमें? श्रम की इकाइयों की में, पूंजी की इकाइयों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है।
तो ये P1 जो रेखा है ये कहलाती है अनुपात रेखा। इस रेखा पर हम देखें ए बिंदु पर, तो यहां पर जो IP, जो कि IP ये 1 IP1 पर स्थित है ए बिंदु, और इस बिंदु पर पूंजी की जो मात्रा है वह कितनी है, OP है, ये स्थिर है, और श्रम की इकाई जो है वह PA है। इसके द्वारा ये 100 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह से 200 इकाई का उत्पादन करने के लिए पूंजी की OP इकाई जो कि स्थिर है और श्रम की PB इतनी इकाई श्रम की लगानी होगी। अब यदि 300 इकाइयों का उत्पादन करना है तो 300 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए पूंजी की OP इकाई और श्रम की PC इतनी इकाई श्रम की लगानी होगी, तब 300 इकाइयों का उत्पादन होगा। तो इस तरह से इसमें हमने ये देखा कि ये जो PA है ये छोटा है AB से और AB छोटा है BC से, अर्थात PA छोटा है AB से और AB छोटा है BC से। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक साधन जो कि पूंजी जो कि स्थिर है, इसको स्थिर रखते हुए जो दूसरा साधन श्रम है इसकी मात्रा में अनुपात से अधिक वृद्धि करना पड़ेगा, तब हम ज़्यादा इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। अब अल्पकाल में उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उन सभी साधनों में वृद्धि करना संभव नहीं होता है, क्योंकि अल्पकाल की समय अवधि में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसीलिए पैमाना में जो वृद्धि की जाती है वह समस्या दीर्घकाल में उत्पन्न होती है, अल्पकाल में ये समस्या उत्पन्न नहीं होती है। पैमाने की जो समस्या है वह समस्या दीर्घकाल में उत्पन्न होती है। अब हम यहाँ पर, अभी तो हमने अनुपात को समझा, अब हम पैमाना को समझते हैं। इस डायग्राम में ये OS जो है ये पैमाना रेखा है जो कि साधनों के मध्य, श्रम और पूंजी के मध्य स्थिर अनुपात के साथ साथ पैमाने में वृद्धि को ये बतला रहा है। जैसे कि ये जो OS रेखा है यह श्रम और पूंजी इन दोनों के मध्य अनुपात को व्यक्त कर रहा है। इन दोनों के मध्य में क्या अनुपात है उसको ये व्यक्त कर रहा है। तो OS ये जो रेखा ये एक पैमाना रेखा है और उसकी ढाल ये सभी बिंदुओं एक समान है, इसलिए ये OS पैमाना रेखा पर स्थित जितने भी सभी बिंदु हैं, कोई भी बिंदु हो, इस OS रेखा का कोई भी बिंदु हो, वह सभी बिंदु श्रम और पूंजी का जो अनुपात है वह अनुपात उन सभी बिंदुओं पर स्थिर रहेगा। अब वह बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। उस बिंदु पर पूंजी और श्रम इन दोनों साधनों का अनुपात जो है वह एक समान होगा, स्थिर रहेगा। तो ये जो OS रेखा है ये अपने मूल बिंदु ये जो O से जैसे जैसे और आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पैमाने में वृद्धि होती जाएगी, अर्थात श्रम और पूंजी इन दोनों में एक समान अनुपात में वृद्धि होती जाएगी। तो ये कहलाता है पैमाना। तो अभी आपने समझा अनुपात और पैमाना, इन दोनों कंसेप्ट को आपने इस डायग्राम के माध्यम से समझा। तो इसमें हम अनुपात में क्या करते हैं कि एक साधन स्थिर होता है और दूसरा साधन परिवर्तनशील होता है, लेकिन पैमाने में दोनों साधन परिवर्तनशील होते हैं और दोनों साधनों को एक समान अनुपात में
वृद्धि की जाती है, वह पैमाना कहलाता है। आइए अब हम यहाँ पर जो पैमाने के प्रतिफल का नियम है उस नियम को समझते हैं। क्योंकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस नियम की व्याख्या इस तरह से की है कि अन्य बातें समान रहने पर दीर्घकाल में जैसे ही एक फर्म उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि करती है, वैसे ही प्रारंभिक अवस्था में उत्पादन साधनों में की गई अनुपातिक वृद्धि की तुलना में अधिक दर से बढ़ता है और इसके बाद समान अनुपात में बढ़ता है और फिर अंत में कम अनुपात में बढ़ता है। तो ये नियम ये बतलाता है कि जैसे ही एक फर्म उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करती है तो प्रारंभ में उत्पादन बढ़ता है, लेकिन किस अनुपात में बढ़ता है? जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि की जाती है उससे ज़्यादा अनुपात में प्रारंभ में उत्पादन बढ़ता है और उसके बाद समान अनुपात में बढ़ता है और अंत में कम अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। तो इस तरह से ये पैमाने के तीनों नियम हैं। इस परिभाषा में पैमाने के तीनों नियम की व्याख्या की गई है। इसको अभी हम आगे डिटेल्स में समझेंगे। अब ये पैमाने के प्रतिफल की अवस्था को समझते हैं। यही इसी परिभाषा में पैमाने की तीनों अवस्थाएं हैं। इन तीनों अवस्थाओं को हम सेपरेटली अध्ययन करेंगे। तो जो पैमाने की प्रतिफल की अवस्थाएं हैं वह मुख्यतः 3 हैं। नंबर 1 पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। नंबर 2 पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल की अवस्था, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। नंबर 3 पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इन तीनों अवस्थाओं को हम नेक्स्ट स्लाइड में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, जो कि ये पहली अवस्था है, ये वाली, इस पहली अवस्था का अध्ययन हम करते हैं। तो जिस अनुपात में उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि की जाती है उसकी तुलना में उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर भी लिखा, देखिए कि उत्पादन में जो अनुपातिक वृद्धि की जाती है वह अधिक होती है किसकी तुलना में? उत्पत्ति के साधनों की मात्रा में की गई अनुपातिक वृद्धि की तुलना में। तो वहां पर पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि उत्पादन के साधनों में 10% की वृद्धि की जाती है और इसके फलस्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वह 10% से ज़्यादा, यानी मान लीजिए 10% से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 12% हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो ये 15% की वृद्धि हो रही है, तो ये कहलाएगा पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस डायग्राम में श्रम की इकाई को ओ एक्स एक्सिस पे, ओ वाई एक्सिस पे पूंजी की इकाई को दर्शाया गया है और यहाँ पर ये ओ एस जो है ये पैमाना रेखा है। चित्र में IP1, IP2, IP3 और IP4 ये 4 समुत्पाद वक्र हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व हैं, जो कि क्रमशः 100 इकाई, 200, 300 और 400 इकाइयों के उत्पादन को बतला रहा है। ये समुत्पाद वक्र जो है ये असमान दूरी पर है। ये जो पैमाना रेखा है OS पैमाना रेखा, इस पैमाना रेखा को देखिए ये असमान दूरी पर काट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए पहले OA बिंदु पर ये IP1 जो है ए बिंदु पर OS पैमाना रेखा को काट रहा है, फिर उसके बाद B बिंदु पर IP2, C बिंदु पर IC3 और
डी बिंदु पर IP4 कर्व इस OS पैमाना रेखा को काट रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए इस पैमाना रेखा को ये चारों जो IP कर्व है जो कि काट रहे हैं उनका प्रत्येक टुकड़ा जो है एक समान नहीं है। यहाँ पर देखिए OA ज़्यादा है, फिर हमने लिखा है यहाँ पर देखिए OA अधिक है, OA ग्रेटर देन AB, यानी OA अधिक है किससे, AB से, और ये AB अधिक है किससे, BC से, और BC अधिक है किससे, CD से। ये हमने लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम जो 100 इकाइयाँ हैं, इन इकाइयों के लिए जितने श्रम और पूंजी इन दोनों साधनों की आवश्यकता हो रही थी उससे कम अगली 100 इकाई, यानी ये 200 इकाई, अगली 100 इकाई के लिए उतने कम श्रम और पूंजी की इकाइयों को लगाकर उत्पादन किया जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर और 100 इकाई बढ़ाएं उत्पादन की तो श्रम और पूंजी की और कम इकाइयों को लगाना होगा। यदि 300 के बाद में और 400 यानी 100 इकाई और उत्पादन बढ़ाया जाए तो श्रम और पूंजी की और कम इकाइयों को लगाने की जरूरत होगी। तो उत्पादन का इस तरह का जो क्रम है उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि फर्म जो है, फर्म का जो IP4 कर्व है यहाँ तक फर्म नहीं पहुंच जाती, वहां तक ये क्रम चलते रहेगा। यानी प्रत्येक अगली 100 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए श्रम और पूंजी इन दोनों की कम इकाइयों की आवश्यकता होगी। तो इस डायग्राम के माध्यम से हमने पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था को समझा। अब जब पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल हो तो वहां पर देखिए जो मार्जिनल कास्ट होती है और एवरेज कास्ट, ये ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होती है। इस डायग्राम में ये वाला मार्जिनल कास्ट है, सीमांत लागत है, और ये वाला कर्व जो है एवरेज कास्ट कर्व है। ये दोनों ही कर्व जो हैं ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई होती हैं। अर्थात जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे सीमांत लागत और औसत लागत ये दोनों कम होते जाती है। अब ये जो बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है ये किन कारणों से लागू होती है? इसके कारण मुख्यतः चैम्बरलिन ने 3 कारण बताए हैं कि इन 3 कारणों से बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल का नियम लागू होता है। नंबर 1, विशिष्टीकरण। उत्पादन के सभी साधन अर्थात पैमाने में वृद्धि से श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण ये दोनों संभव होता है। तो श्रम विभाजन के द्वारा उत्पादन में श्रमिकों की जो उनकी योग्यता है उसके अनुसार उनको काम दिया जाता है श्रम विभाजन में। तो वह श्रमिक क्या करता है कि जब उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलता है तो वह उस कार्य को बार बार करने से वह ज़्यादा कुशल हो जाता है, जिससे श्रमिकों की जो उत्पादकता है उसमें और वृद्धि हो जाती है। इस तरह से उस फर्म की लागत जो है कम होने लगती है, इसलिए बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है। नंबर 2, अविभाज्यता। तो बढ़ते हुए प्रतिफल का एक मुख्य कारण हम देखें तो वह टेक्नोलॉजी हो सकती, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, ये दोनों अविभाज्य होते हैं, इनको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। तो जैसे कि साधन की जो अविभाज्यता होती है उसका मतलब ये है कि साधन का एक न्यूनतम आकार होता है और यदि यह उत्पादन की मात्रा में की दृष्टि से इसको हम यदि बढ़ाते हैं तो उसे विभाजित हम नहीं कर सकते हैं। जब उत्पादन के पैमाने में वृद्धि की जाएगी तो इन जो अविभाज्य साधन है जिनको कि हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, इन साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगेगा। इससे उत्पादन में और वृद्धि होगी और उत्पादन लागत में कमी आएगी, अर्थात वहां पर बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम लागू होगा। नंबर 3, आकार संबंधी कुशलता। बढ़ते हुए जो पैमाने का प्रतिफल होता है
उसका एक मुख्य कारण होता है आकार संबंधी कुशलता के कारण भी यह नियम लागू होता है। इसको हम देखें तो एक इस तरह से एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि एक लकड़ी का बॉक्स है जो कि मान लीजिए कि 4 फीट का है और 1 फीट वाले लकड़ी के बॉक्स की तुलना में 64 गुना अधिक माल रखा जा सकता है, जबकि जो बड़े बॉक्स है उसको बनाने में छोटे बॉक्स की तुलना में केवल मान लीजिए कि 60% या 60 गुना लकड़ी अधिक लगती है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आकार संबंधी कुशलता है उसकी एक सीमा होती है, उसको भी एक सीमा तक ही बढ़ती है, उसके पश्चात बड़े आकार की कुशलता समाप्त हो जाती है। इसलिए बढ़ते हुए प्रतिफल का जो नियम है वह लागू होता है। नंबर 2, पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल की अवस्था। जब उत्पादन के साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन में वृद्धि उत्पत्ति के साधनों में की गई वृद्धि के अनुपात के ठीक बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पैमाने की स्थिर या समान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इसमें हमने लिखा है, देखिए ग्रीन स्याही से, उत्पादन में समानुपातिक वृद्धि बराबर साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि, ये दोनों बराबर होते हैं तो वहां पर पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल की अवस्था कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि साधनों में हम 10% की वृद्धि करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वह भी 10% की हो रही है। ये दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए यहां पर पैमाने की स्थिर प्रतिफल की अवस्था लागू होगी। पैमाने की स्थिर प्रतिफल की अवस्था को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस डायग्राम में हमने ओ एक्स एक्सिस पर श्रम की इकाई और ओ वाई एक्सिस पर पूंजी की इकाई को दर्शाया है। ये ओ एस जो है ये पैमाना रेखा है। इस पैमाना रेखा को हम देखें तो ये IP1, IP2, IP3 और IP4, ये चारों IP कर्व A, B, C और D, ये 4 बिंदुओं पर काट रहे हैं। यहां पर हम देखें तो AB इक्वल टू BC है और BC इक्वल टू CD है, यानी ये चारों टुकड़े जो हैं, ये OS पैमाना रेखा के जो 4 टुकड़े हैं, ये चारों एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की प्रत्येक 100 अगली इकाई का उत्पादन करने के लिए श्रम और पूंजी, इन दोनों साधनों की बराबर इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा और जिस अनुपात में श्रम और पूंजी इन दोनों को बढ़ाया जाएगा उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ेगा। इसलिए यहां पर पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था लागू होगी। अब जब उत्पादन की अवस्था में हम देखें कि पैमाने की स्थिर प्रतिफल की अवस्था लागू होगी तो वहां पर जो लागत होगी AC और MC यानी एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट, ये दोनों जो हैं इक्वल होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी और ये OX एक्सिस के समानांतर होगी। अर्थात इसका मतलब ये है कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था में औसत लागत और इस सीमांत लागत ये दोनों बराबर होंगी और कैसी होंगी? स्थिर होंगी, जो कि OX एक्सिस के समानांतर होंगी। यहां पर ये TC जो है ये टोटल कास्ट को बतला रहा है। नंबर 3,
पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। जब उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि करने पर उत्पादन में वृद्धि साधनों में वृद्धि के अनुपात से कम होती है तो उसे हम पैमाने के घटते हुए प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि साधनों में जो वृद्धि की जा रही है वह 10% की वृद्धि की जा रही है और इसके फलस्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वह 10% से कम की वृद्धि हो रही है। 10% से कम यानी मान लीजिए कि 8% की वृद्धि हो रही है। तो ये जो उत्पादन में जो वृद्धि हुई है 8%, ये कम है किससे? 10% से। तो इस तरह से साधनों में 10% से वृद्धि करने पर, साधनों के अनुपात में 10% की वृद्धि करने पर उत्पादन में मात्र कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 8% की वृद्धि हो रही है। तो यहां पर पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था लागू होगी। इसको हम पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था को इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस डायग्राम में भी हमने ओ एक्स एक्सिस पर श्रम की इकाई और ओ वाई एक्सिस पर पूंजी की इकाई को दर्शाया है। ये ओ एस जो है ये पैमाना रेखा है, आप देख रहे हैं। इस पैमाना रेखा पे ये IP1, IP2, IP3 और IP4 ये चारों IP कर्व A, B, C और D इन बिंदुओं पर ये काट रहे हैं। यहां पर देखिए ये OA ये वाला जो टुकड़ा है OS पैमाना रेखा का टुकड़ा हम देख, सबसे पहले टुकड़ा हम देखें OA, ये छोटा है किससे? A, B से, और AB छोटा है BC से, और BC छोटा है CD से। ये हमने लिखा, देखिए AB लेस देन OA लेस देन AB लेस देन BC लेस देन CD। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की प्रत्येक 100 अगली इकाई का उत्पादन करने के लिए श्रम और पूंजी इन दोनों की ज्यादा इकाइयों की आवश्यकता होगी, तभी हम वस्तु की अगली 100 समान इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। तो यहां पर पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था लागू हो रही है, इसलिए श्रम और पूंजी इन दोनों की ज्यादा इकाइयों की आवश्यकता पड़ रही है। अब जब पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था होगी वहां पर MC और AC किस तरह से होगी, इस डायग्राम पे देख रहे हैं आप। जब पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था लागू हो तो वहां पर MC और AC ये दोनों ही नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई होती हैं। MC AC की तुलना में ज्यादा तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है। तो चूंकि लागत बढ़ रही है इसलिए यहां पर पैमाने का घटते प्रतिफल की अवस्था लागू होती है। तो इस तरह से अभी आपने पैमाने के प्रतिफल की तीनों अवस्थाओं को समझा। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, पैमाने के समान प्रतिफल की अवस्था और नंबर 3 पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। और इन तीनों के डायग्राम को देखा आपने और उन तीनों अवस्थाओं में AC MC के बारे में समझा। अब हम एक ऐसा डायग्राम लेते हैं कि इस डायग्राम में तीनों जो अवस्था है पैमाने के प्रतिफल की वह तीनों अवस्था को इसमें हमने दर्शाया है। जरूरी नहीं है कि कोई फर्म जब उत्पादन कार्य करती है तो वहां पर पहले ये जो हमने 3 अवस्था बताया है ये तीनों अवस्था अलग अलग रूप से लागू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उस फर्म में ये तीनों अवस्थाएं एक साथ लागू हो सकती हैं। तो हम इस डायग्राम में तीनों पैमाने के प्रतिफल की जो 3 अवस्था हमने अभी बताया आपको, उन तीनों अवस्थाओं को इस डायग्राम में हम समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए ओ एक्स एक्सिस पर श्रम की इकाई और ओ वाई एक्सिस पे पूंजी की इकाई को दर्शाया गया है। ये OP जो है ये पैमाना रेखा है। इस पैमाना रेखा में हम तीनों अवस्था को समझेंगे। चित्र में यहां पे हम देखें तो ये IP1, IP2, IP3 इस तरह से IP10 तक ये समुत्पाद वक्र हैं। और ये समुत्पाद वक्र जो है ये OP पैमाना रेखा को
ओ ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी एच एच आई और आई जे, इतने टुकड़ों में ये बिंदुएं पैमाना रेखा OP को काट रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहली अवस्था, पैमाने के प्रतिफल की पहली अवस्था कहाँ तक लागू होती है? देखिए, IP1 से IP5 तक, यानी बिंदु A से E तक, A से E तक जो बिंदु है, यहाँ तक हम देखें तो ये पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल को बतलाता है। यहाँ पर प्रत्येक 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, अर्थात प्रत्येक अगली 20 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए श्रम और पूंजी की कम इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरा जो नियम है, दूसरी जो अवस्था है पैमाने के समान प्रतिफल की अवस्था, वह है बिंदु E से G तक। हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए, दूसरा जो नियम है पैमाने के प्रतिफल का, वह E से G तक है। यहाँ पर EF = FG है, EF = FG, ये दोनों बराबर हैं, अर्थात यहाँ पर E से लेकर G तक प्रत्येक अगली 20 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए श्रम और पूंजी की एक समान अनुपात की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये नंबर 2 वाली अवस्था, जो कि पैमाने के समान प्रतिफल को बतलाती है, वह अवस्था है। अब नंबर 3 जो अवस्था है, जो कि घटते प्रतिफल की अवस्था होती है, उस अवस्था को देखिए, ये H से G तक है। बिंदु G से J तक जो है, ये पैमाने के, ये बढ़ते हुए लिखा है हमने, बढ़ते हुए नहीं, ये घटते हुए है। ये H से लेके G तक, ये यहाँ पे ब्रैकेट से भी हमने इसको दर्शाया। देखिए, G से लेके H से लेके G तक ये जो अवस्था है, ये पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था है, अर्थात प्रत्येक 20 अगली इकाइयों का उत्पादन करने के लिए यहाँ पर श्रम और पूंजी की बढ़ती हुई इकाइयों की आवश्यकता होगी, अर्थात यहाँ पर जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ेगा, उससे ज़्यादा अनुपात में हमको श्रम और पूंजी की इकाइयों को लगानी होगी। तो इस तरह से आपने इस डायग्राम में पैमाने के प्रतिफल की तीनों अवस्थाओं को समझा। आप इस इन बिंदुओं को भी नोट करके आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं। थैंक यू। साथ ही आप इस लेक्चर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में इस लेक्चर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।